ठीक है। नमस्कार दोस्तों, फॉर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये जो टॉपिक है आज की कि एएलपी, ठीक है, जो आरआरबी के जो एग्जाम लगे हुए हैं आगे, एएलपी के, ठीक है, ये आरपीएफ एसआई के, ठीक है, टेक्नीशियन के, एनटीपीसी के, इस तरह के जो एग्जाम लगे हुए हैं उससे संबंधित ये टॉपिक है। और उससे संबंधित ये चीज जो 20 क्वेश्चन सेट हम लेके आ रहे हैं, ये साइंस से रिलेटेड सेट है। तो इस सेट को अगर आप लगातार पढ़ते जाएंगे, 20 सेटों का है, 20 क्वेश्चन 20 दिन चलेंगे, और ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो साइंस का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ये जो सेट 20 सेट आएंगे लगातार 20 दिन, इससे आपकी प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा समाप्त हो जाएगी साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो प्रीवियस ईयर से संबंधित रहेंगे, और इसमें जो नोट्स दिए जाएंगे, ये जो नोट्स होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित ही नोट्स रहेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिए जाएंगे इससे संबंधित। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग की बात कर रहा है, उसमें संपीड़न और विरलीकरण होता है, विरलन होता है, तो उनकी बीच की जो दूरी होती है उनको क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। अगर हम यांत्रिक तरंग की बात करें तो यांत्रिक तरंगों की दो प्रकार की तरंगे होती है, एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अब यहाँ याद करने की बात क्या है कि अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं उसकी जो गति होती है वो लंबवत होती है। ध्यान रखिएगा, गति जो होती है वो लंबवत होती है, और इस अनुप्रस्थ तरंगे में एक शीर्ष बनता है और एक गर्त बनते हैं। तो इस तरह की जो गति होती है वो उसमें शीर्ष और गर्त, ये शीर्ष और ये नीचे वाला गर्त बनता है। ये कहाँ उत्पन्न होती है, ये द्रव के सतहों पे ये तरंगे उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये द्रव के सतह पर उत्पन्न होती है। अगर हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करते हैं, इनकी गति समांतर होती है। अभी हमने पढ़ा कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है उनकी जो गति होती है लंबवत होती है, बल्कि अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती है इनकी जो गति होती है, कणों के बीच की जो गति होती है समांतर होती है। इसमें संपीड़न होता है और विरलन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ उत्पन्न होती है इसको भी आप देख सकते हैं, ये सभी माध्यम में उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न, जैसे भूकंप की तरंगे होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि ये स्प्रिंग में उत्पन्न जो तरंगे होती है ये भी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, वायु में उत्पन्न तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो ये जो है सभी माध्यमों में उत्पन्न होती है, लेकिन जल के सतह पर जो होता है अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है, और वायु में भूकंप की तरंगे, वायु में और भूकंप तरंगे और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आपको याद होना चाहिए। चलिए तरंग दैर्ध्य की बात करें। अभी तरंग दैर्ध्य के बारे में हमने बताया, वेवलेंथ के बारे में बताया कि जो अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंग और गर्त जो बनते हैं उसके बीच की जो दूरी होती है उसे अनुदैर्ध्य तरंग, बीच की दूरी को, और अनुदैर्ध्य तरंग में जो प्रकार के संपीड़न, दो क्रमागत संपीड़न बन रहा है और विरलन बन रहा है, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। निम्न में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन है निम्न में कौन सी धातु मुक्त अवस्था। अब देखिए, मुक्त अवस्था की बात यह है कि वह उसकी अभिक्रियाशीलता जो होती है कम होती है, किसी के साथ अभिक्रिया जल्दी नहीं करती, वो धातु किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती, तो वो मुक्त अवस्था में होती है। तो सोना क्या है, गोल्ड क्या है, यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जबकि सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ये बाहर आने के बाद, इन्वायरमेंट में आने के बाद या वातावरण में आने के बाद किसी न किसी के साथ रिएक्ट कर लेती है। तो अगर हम मुक्त अवस्था की बात करें तो चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, विस्मित जैसे जो धातु होती हैं ये कम अभिक्रियाशील होने के कारण ये स्वतंत्र अवस्था में हमारे एनवायरनमेंट में या पर्यावरण में पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता और पारा, इस तरह की जो प्राकृतिक धातु हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। हमारे प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। पूछ सकता है, याद रखिएगा कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता और पारा जैसी जो धातु है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। वायुमंडल में या प्रकृति में आने के बाद कहीं न कहीं से वह किसी न किसी प्रकार से वह अक्रियाशील किसी के साथ वह अक्रिया कर लेती हैं। अगर सबसे भारी धातु की बात करें, ओस्मियम जो होता है हमारे तत्वों में सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम जो होता है सबसे प्रबल और अपचायक धातु है, और सबसे हल्की भी धातु क्या कौन सी, लिथियम है।
उत्कृष्ट धातु की अगर हम बात करें तो सोना, प्लेटिनम, चांदी, मरकरी, इसके साथ हमारा तांबा भी क्या है, उत्कृष्ट धातु में आता है। ठीक है। आघातवर्धनी धातु की अगर हम बात करें तो आघातवर्धनी धातु का मतलब ये है कि उस धातु को किसी दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं, मतलब उसको पीट पीट कर चादर के फॉर्म में भी बना सकते हैं, जैसे सोने और चांदी से आभूषणों का निर्माण होता है। अतः ये क्या है, आघात वर्धनीय धातु है। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें, नग्न बीज होते हैं। नग्न बीज कौन से होते हैं? क्वेश्चन आंसर क्या, चीड़ का जो है नग्न बीज होते हैं। चीड़ का जो बीज होता है वो नग्न बीज होते हैं। इसके पॉइंट की अगर हम बात करें तो नग्न बीज में जिम्नोस्पर्म के, आप लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, ये नग्न बीज में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसके बीजांड जो होते हैं उनमें विकसित जो बीज होते हैं वो खोल और किसी या फल में बंद नहीं होते, मतलब कि नग्न बीज होते हैं किसी भी खोल में बंद नहीं होते। जैसे आप गेहूं का जो, जैसे यहाँ पे दिया गेहूं का जो बीज हम लोग देखे हैं, तो गेहूं का बीज किसी न किसी खोल में बंद रहता है। ठीक है। और उसके बाद अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करें तो ये दो समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में? दो समूहों में ये बांटा गया। कौन से समूह है? साइकेंडी और कॉनिफेरी। कौन से समूह है? साइकेंडी और कॉनिफेरी, ये दो समूहों में बांटा गया है। साइकेंडी के जैसे उदाहरण की बात करें तो साइकस है, और कॉनिफेरी की बात करें तो उसमें पाइनस, सेंट्रिस और गिकोंगो आदि इसमें आते हैं। तो साइकस की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइकस, ध्यान दीजिएगा। साइकस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइकस क्या होता है? इसे सांगोपा या जीवित जीवाश्म भी इसे हम कहते हैं। ये सबसे बड़ा अंडाणु या शुक्राणु जो जिम्नोस्पर्म का होता है वो साइकस ही होता है। अगर साइकस के जो बीज से साइकस के बीज से साबूदाना का क्या होता है? निर्माण होता है। ये याद रहेगा आपको, साइकस के बीज से साबूदाना का निर्माण होता है। सबसे बड़ा अंडाणु और शुक्राणु साइकस का होता है। और साइकस को दो के निम्न नाम है, जैसे सांगोपा के नाम से भी जानते हैं और जीवित जीवाश्म से भी हम उसे जानते हैं। अगर पाइनस की बात करें तो पाइनस से हम चिलगोजा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? चिलगोजा प्राप्त करते हैं। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? चिलगोजा को कहते हैं। आगे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो चीड़ के पेड़ है से तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं और देवदार के पेड़ से सिंडस का तेल प्राप्त करते हैं। ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। कुछ मुख्य पॉइंट जो हमें लगा कि जो आपके इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसको ज्यादा से ज्यादा, ये कई एग्जामों में पूछे गए थे ये क्वेश्चन, उनको रखे उस पॉइंट के रूप में हम रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें कि क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि पाइनस से क्या प्राप्त होता है? चिलगोजा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि प्रकंद का उदाहरण है। जो प्रकंद, ये भूमिगत तनों का, देखिए यहाँ पे भूमिगत तनों का रूपांतरण होता है, उसमें कई भाग होते हैं। प्रकंद होता है, स्कमकंद होता है, सलकंद होता है, घनकंद होता है। अगर प्रकंद की बात करें तो प्रकंद में जो उदाहरण के रूप में हल्दी, अदरक, ये इनकी जो ये एक प्रकार के तने हैं, तो हल्दी, अदरक, केला, फल, ये जो होता है ये प्रकंद में आते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो अदरक है ये प्रकंद का एक उदाहरण है। उसके बाद अगर हम सकंद की बात करें, स्तंभकंद की बात करें, स्तंभकंद की बात करें तो स्तंभकंद के उदाहरण में आलू जो होता है ये स्तंभकंद आता है, एक प्रकार का तना है। अगर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से तना कौन है तो आलू के बारे में दिया रहता है, तो आलू एक तना है। ठीक है। सलकंद की बात करें, उदाहरण की बात करें तो इसमें प्याज और लहसुन क्या है? सलकंद है। और घनकंद की बात करें, कचालू और जिमीकंद जो है घनकंद के तनों के में अंतर आते हैं। अगर हम जड़ की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट जो जड़ है जो दिए जाते हैं पेपर में देखे गए हैं कि गाजर में जो जड़ों की जड़ होती है वो शंकु रूपी जड़ें पाई जाती है, जबकि मूली में जो होता है वह तर्क रूपी जड़ें पाई जाती हैं। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि मूली का जो क्वेश्चन है ये एक दो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मूली में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, वह तर्क रूपी जड़ें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इन निम्न में से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक बाद पे संचित किया गया जल, अब जल जब संचित है तो ये स्थिति में है, स्थितिज में है, तो ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। संकुचित जल भी आपका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक उठाया गया हथौड़ा, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, एएलपी में ही पूछा गया था, एनटीपीसी में 2018 के। तो उठाया गया हथौड़ा भी क्या होता है? ये भी आप स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। और बहता हुआ जो जल है ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है बहता हुआ जल। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? बहता हुआ जल एक गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करते हैं, एक ही अवधि में मौजूद, ठीक है, आधुनिक आवर्त तारिका
तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्त रसायन विज्ञान से संबंधित, मतलब केमिस्ट्री से संबंधित है। तो आवर्त तालिका में निम्न में से क्या समान होगा। शैलों की संख्या क्या होती है अगर एक ही अवधि में आवर्त तालिका में है, आवर्त तालिका में अगर एक ही अवधि में है तो उसमें शैलों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि समान आवर्त में, पॉइंट देखिए, समान आवर्त के तत्वों में इलेक्ट्रॉन शैलों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जो मोजले द्वारा 1913 में जब उसको बनाया गया तो वह परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया, किसके द्वारा, मोजले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी की बात अगर हम करें तो उसमें जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनी थी उसमें क्या नाम है कि 7 आवर्त और 9 वर्ग होते थे। 9 वर्ग क्यों होते थे, क्योंकि उस समय तत्वों की खोज कम हुई थी और तत्वों की उस समय संख्या थी कितनी, 63 तत्वों के कारण उसमें 9 वर्ग ही बने। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में केवल 7 आवर्त थे और 9 वर्ग बनाए गए थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब कोई प्रतिरोध किसमें, किस अवस्था में जोड़ा गया हो, किस क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका संयुक्त जो प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। देखिए इस समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम का जोड़ने की जो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो इसमें जब हम इसकी गणना करते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरह के फार्मूले पर रखकर जब समांतर क्रम को हम निकालते हैं तो ये जो इसका मान आता है, इसकी वैल्यू जो प्राप्त होती है, ये न्यूनतम, इसमें जो न्यूनतम प्रतिरोध होता है उससे कहीं कम होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, जब प्रतिरोध में किस प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उसमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम प्राप्त होता है। तो किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। इसकी कुछ मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये पॉइंट, दोनों पॉइंट पेपर में पूछा गया था कि श्रेणी में प्रतिरोध को जोड़ने पर धारा समान होती है। ध्यान रखिए, जब इस प्रकार के प्रतिरोध को, ये श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में जब धारा को जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंस जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब उसमें धारा क्या होती है, उसमें करंट क्या होता है, समान होता है। लेकिन उसी रेजिस्टेंस को जब हम किसमें जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उसमें विभवांतर समान होता है। कौन सा समान होता है, समांतर क्रम में जोड़े गए रेजिस्टेंस जो होते हैं उसमें विभवांतर समान होता है। और धारा समान किसमें होता है, श्रेणी क्रम में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो धारा क्या होता है, समान होता है। ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कई बार। ये ओम के नियम से संबंधित वो क्वेश्चन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका विभाजन से संबंधित है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन से संबंधित है जिबरेलिन्स, ऑक्सीन या साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है, ध्यान रखिएगा, साइटोकाइनिन जो होता है ये कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। अगर इसके पॉइंट की अगर हम बात करें तो साइटोकाइनिन जो होता है एक क्षारीय प्रकृति हार्मोन्स होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये हार्मोन्स होते हैं ये जो कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है, कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि ऑक्सीन की अगर हम बात करें, ये जड़ों में अधिकता वृद्धि को कम करता है, कि ये जड़ों को अधिकतर बढ़ने नहीं देता, उसकी वृद्धि को क्या करता है, कम करता है। ये ऑक्सीन का काम है। जिबरेलिन्स का क्या काम है कि ये हार्मोन्स का, इस जिबरेलिन्स नामक हार्मोन्स का जो प्रयोग होता है बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है इससे, और बीजों को अंकुरित करने में इसका प्रयोग, ये हार्मोन्स का प्रयोग होता है जिबरेलिन्स का। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का, किसने, जोसेफ प्राउसल्ट ने स्थिर अनुपात के नियम को दिया। स्थिर अनुपात को नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इनके अनुसार, अगर जोसेफ प्राउसल्ट के अनुसार अगर हम देखें तो रासायनिक पदार्थ के तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, इसलिए इसे कौन सा अनुपात कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को कौन सा नियम कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है। ध्यान रखिएगा, पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता से जो बनी क्या है, एक मिश्र धातु है। अगर इसमें बात करें पीतल में, जो तांबा की जो
मात्रा होती है 70% होती है, और जस्ता की जो मात्रा होती है वो 30% होती है। तावा, अभी हम पीछे पढ़े, तावा जो एक मुक्त अवस्था में होता है, जबकि जस्ता जो होता है मुक्त अवस्था में नहीं होता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है प्रकृति में। और अगर तांबे की बात करें, ये उत्कृष्ट गैसे उत्कृष्ट धातु होती है। तांबा क्या हो, कौन सी धातु है, उत्कृष्ट धातु होती है। उसके साथ सोना भी उत्कृष्ट धातु है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पीछे हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में। ठीक है, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया है कि मक्खन का, जैसे दूध का दही में बदलना रासायनिक अभिक्रिया है, दूध का दही में बदलना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का जलना और राख के रूप में परिवर्तित होना एक रासायनिक अभिक्रिया। उसी तरह मक्खन का खट्टा होना क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें ऑप्शन में बर्फ पिघलना ये रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, आयोडीन क्रिस्टल का ऊर्ध्वापाषण भी भौतिक अभिक्रिया है। गीले कपड़े का सूखना भी भौतिक अभिक्रिया है, जबकि मक्खन का खट्टा होना यह रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा आघातवर्धनी है। अभी हमने पीछे पढ़ा आघातवर्धनी। आघातवर्धनी जो चादर के रूप में जिस पर आघात करके उसको चादर के रूप में बदला जाए वो आघातवर्धनी है, लेकिन यहाँ आघातवर्धनी नहीं है। निम्न में से कौन सा आघातवर्धनी नहीं है, ग्रेफाइट क्या है, ये आघातवर्धनी नहीं है, जबकि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना इस प्रकार की जो धातु है वो आघातवर्धनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। आवेश का जो इकाई होती है, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वाट, और विद्युत धारा का क्या मात्रक है, एम्पियर होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसके द्वारा हुई, आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज द्वारा क्या हुई, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की क्या हुई, खोज की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बायोलॉजी से संबंधित है, निषेचन के परिमाण स्वरूप किसी एक का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, युग्म नज का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्म नज का निर्माण होता है। नर युग्म और मादा युग्म को आपस में मिलने से युग्म नज बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। आंसर नंबर सी, आइंस्टीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, स्केलेटन रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। 2018 के एलपी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की डिक्टेंशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, डिक्टोफोन कहा जाता है। आंसर नंबर दूसरा, डिक्टोफोन कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20वां, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है। ये सेट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलपी के लिए खासकर। ठीक है, और जितने भी आरआरबी में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका सेट, जो 20 क्वेश्चनों का सेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी धातु फोटो फिल्म में इस्तेमाल की जाती है। कौन सी धातु के बारे में पूछा, तो ये मैग्नीशियम, चांदी, रजत या प्लेटिनम या पारा। जिसमें रजत जो होता है, चांदी जो होता है, सिल्वर जो होता है, ये फोटो फिल्म में यूज किया जाता है। किस रूप में यूज की जाती है, पॉइंट में आप देख सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में ये फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ठीक, सिल्वर आयोडाइड जो होता है ये कृत्रिम वर्षा के रूप में, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग होता है। जबकि सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये हार्न सिल्वर, इसे सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग जो होता है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारे ये 20 जो क्वेश्चन अभी हम दिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके नोट भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगले जो 20 क्वेश्चन आएंगे इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसी तरह से 20 दिन जो 20-20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब 400 क्वेश्चन के समीप आपको पहुंचेंगे, तो ये आपके 400 क्वेश्चन आपको हल करते हुए दिखेंगे जो साइंस से रिलेटेड रहेंगे। ये आपके लिए अति और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।